हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ सेमेस्टर 3 ऑफ पीएमएस की 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है वन शॉट में। सो दिस विल बी योर लास्ट यूनिट, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4। ठीक है, पीएमएस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, सो ये यूनिट है आपकी मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड एनहांसिंग वेलबींग के ऊपर। ठीक है, so this is your whole syllabus as per the Delhi University PMS. सबसे पहले समझो कि ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डायनेमिक सोशल सिस्टम है जहां पे पीपल काम करते हैं विद डिफरेंट रोल, वैल्यूज, पावर, इंट्रैक्ट। पावर एंड पॉलिटिक्स जो है वो इंटीग्रल है टू अंडरस्टैंड हाउ डिसीजंस आर मेड, how influence is exerted, and how conflict arises or are managed. So basically organization जो है एक प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स with different skill set, different mindset, different goal, different values, different power इंटरेक्ट करते हैं, आपस में काम करते हैं एक साथ, राइट? एंड यहाँ पे दो चीजें की बात की गई है, पावर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये आपस में क्या है, इंटीग्रल है, मिली जुली है। किसमें? जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो दोनों चीज होती है। ठीक है, यही चीज बता रहे हैं, दोनों का क्या रोल है, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लेक्ट कर रही है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये सब इसमें आती है। Both power and politics can be used positively to enhance performance or negatively to create unhealthy work environment. तो बेसिकली पावर एंड पॉलिटिक्स दोनों को हम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं एंड नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, राइट, इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा माइंड क्लियर हो गया। इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर। क्या कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन पावर का? पावर क्या होती है? एक कैपेसिटी होती है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड, एक्शन ऑफ अदर टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। उसी को हम पावर कहते हैं। पावर का मतलब यही होता है जब हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, किसी को देख के कि भाई क्या पावर है इसकी। ठीक है, वही चीज है जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, उनके आगे पीछे कितने लोग होते हैं, कितने लोग काम करते हैं, उनकी कितनी पावर होती है। कहता है ना कि बहुत पावर होती है उनके अंदर, बिकॉज उनके एक एक्शन पे उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। जिस जो उन्होंने डिसीजन ले लिया वो ही हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यही चीज कह रहे हैं कि पावर क्या है, कैपेसिटी है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड, एक्शन ऑफ अदर टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर जो होती है वो ऑफन ड्राइव फ्रॉम वन पोजीशन, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और लीडर रिलेशनशिप। सो बेसिकली ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पोजीशंस के हिसाब से आपकी पावर होती है। कहते हैं मैनेजर की जो पावर होती है वो डिफरेंट होती है, एक नॉर्मल जो एम्प्लॉय, सबॉर्डिनेट की जो पावर होती है वो अलग होती है। ठीक है, मैनेजर जो है वो सभी सबॉर्डिनेट्स पे कर सकते हैं। जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो फिर फर्दर उनके जो सब सबॉर्डिनेट्स होंगे उस पे हुक्म जता जता सकते हैं, काइंड लाइक। ठीक है, तो पावर क्या है, पोटेंशियल एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस द अदर्स बिहेवियर, टू चेंज द कोर्स ऑफ इवेंट, टू ओवरकम रेजिस्टेंस एंड गेट टू पीपल टू डू द थिंग्स दे वुड नॉट अदरवाइज डू। ठीक है, तो बेसिकली पावर क्या है, एक पोटेंशियल एबिलिटी है सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली काम करे, उसके अकॉर्डिंगली काम करे। जैसे कि एक मैनेजर है, मैनेजर के पास पावर है, उसको काम करके देना है, तो वो कैसे भी करके अपने टीम को मोटिवेट करेगा, लीड करेगा, अपने आप को पहले प्रेजेंट करेगा, के बाद फिर उसकी टीम उसको फॉलो करेगी। ये होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है पावर के? तो सबसे पहले रिलेशनल है ये। पावर जो है ना वो रिलेशनल है, मतलब ये रिलेशनशिप में एग्जिट होती है। यू हैव पावर ओवर समवन, जब आपके पास क्या होता है, पावर होती है सबके साथ। ठीक है, सिचुएशनल, सिचुएशनल होती है पावर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट पे आप काम कर रहे हो। अमोरल होती है, लाइक नॉट इनहेरिटेड गुड और बैड, मतलब गुड और बैड वे में नहीं होती है पावर। इट डिपेंड्स हाउ यू यूज। ठीक है, तो पावर जो भी है उसको हम बुरा या फिर
सही नहीं कहेंगे, जैसे आप इसको यूज करोगे उस सेंस में वो सही है गलत होगी। एसेंशियल है लीडरशिप के लिए, ठीक है। अब हमने किसी को लीडर बना दिया लेकिन उसको हमने एक भी पावर नहीं दी है, तो क्या लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? क्या लोग उसको इन्फ्लुएंस करेंगे? क्या उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है, लीडर यूज पावर टू गाइड एंड डायरेक्ट अदर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या सोर्स है पावर के? देखते हैं। फ्रेंच एंड रावेन 1959 में आइडेंटिफाई करते हैं कि 5 सोर्स होते हैं पावर की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होते हैं लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड पावर, कोercive पावर, एक्सपोर्ट पावर एंड रिफ्रेंड पावर। क्या क्या होते हैं वन बाय वन देखते हैं। जो हमारा लेजिटिमेट पावर होता है ना, ये पावर ड्राइव्ड होती है किससे? फ्रॉम अ फॉर्मल पोजीशन और रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो भी आपकी फॉर्मल पोजीशन होगी ना इन योर कंपनी, जिसको डेजिग्नेशन भी कहते हैं, उससे हम क्या होगा? पावर डिसाइड होगी। जैसे कि सीईओ और एक मैनेजर, ये टैग है उनके, उनकी टैग से क्या है? उनकी पावर डिसाइडेड है, राइट। एक एचआर के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, किसी भी पर्सन को वो हायर या फिर फायर कर सकते हैं। रिवॉर्ड पावर क्या होती है? मतलब पावर जो है वो पावर फ्रॉम द एबिलिटी टू गिव रिकॉर्ड रिवॉर्ड। ठीक है, मतलब ये कैसी पावर है? रिवॉर्ड देने की, दूसरों को प्रमोशन देने के लिए, रेजेस, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करने के लिए, रिकग्निशन देने के लिए, सैलरी देने के लिए। ठीक है, तो क्या है? ये रिवॉर्ड पावर है। कोर्सिव पावर क्या होती है? ये पावर किस पे बेस्ड है? ऑन द एबिलिटी टू पनिश, मतलब किसी को भी आप पनिश कर सकते हो, उसकी जो पावर होती है, जैसे कि वार्निंग्स देना, डिमोशंस देना, टर्मिनेशन देना। एक्सपर्ट पावर क्या होती है? पावर फ्रॉम स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स, मतलब ये ऐसी पावर जो आपके पास नॉलेज से आई है, किसी स्किल से आई है, वो होती है एक्सपर्ट पावर। जैसे कि सीए नॉलेज से आई है, ये सबके पास नहीं है। आपने वो डिग्री अर्न करी है, आपने वो चीज लर्न करी है, स्पेशलाइज नॉलेज लिए, इसलिए आपके पास ये एक्सपर्ट पावर है। ठीक है। रिफरेंट पावर का मतलब क्या होता है? पावर ड्यू टू चरिश्मा, पर्सनल ट्रेट्स और बीइंग एडमायर्ड और रिस्पेक्टेड। मतलब जैसे देखोगे तो नॉर्मल पब्लिक को ले लेते हैं, ठीक है, तो उनका गांव में देख लेते हैं, तो एक होता है ना कि लोग एल्डर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर एक पर्सन होते हैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ड्यू टू देयर पर्सनल ट्रेड, या फिर उनकी वैल्यू कितनी है उस एरिया में, ऐसी होता है। यही है चरिश्मा, तुम्हारी पर्सनल ट्रेड क्या है, एडमायर्ड है, रिस्पेक्टेड है सोसाइटी में, वो पावर होती है, रिफरेंट पावर उसको बोलते हैं। अदर सोर्सेस क्या है पावर के? इंफॉर्मेशनल पावर होती है। इंफॉर्मेशनल पावर में आपका किस पे कंट्रोल रहता है? क्रूशियल डेटा पे कंट्रोल रहता है। कनेक्शन पावर में क्या होता है? यहाँ पे आपको एक्सेस होता है टू इन्फ्लुएंस द पीपल और नेटवर्क्स। रिसोर्स पावर में क्या होता है? आपके पास रिसोर्सेस का पावर होती है, मतलब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस का एक्सेस होता है, जैसे कि बजट, टूल्स या फिर मैन पावर। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, देखो पावर समझ में आ गया क्या होती है क्या नहीं होती, टर्म्स में सारी समझ ली। ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स के पावर होते हैं, सारे चीजें समझ ली। अब देखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स क्या होती है? Organizational politics refers to the use of informal strategies to gain advantage, influence decisions, and promote one personal और ग्रुप इंटरेस्ट। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स क्या है? ये इनफॉर्मल स्ट्रैटेजीज होती है एडवांटेज लेने की, या फिर किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की, या फिर अपना मोटिव होता है इसके अंदर। ठीक है, अपना मोटिव होता है या फिर ग्रुप का इंटरेस्ट होता है। कहता ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, यहाँ पे किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, दूसरों का क्रेडिट खाना, इसी को बोलता है पॉलिटिक्स। Politics involves behavior that are not a part of formal organization rules but influence outcomes. पॉलिटिक्स वही होती है जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं आती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चल रहा है ना, जो भी आउटकम आ रहा है ना, उसमें जरूर इम्पैक्ट करेगी। इसी की वजह से इंटरनल जो भी टीम्स होती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। इंटरनल जो भी माहौल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो गंदा करते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स फैला के। उनको पता नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, दे जस्ट वांट नंबर्स, उनको नंबर्स मिल रहे हैं, बट इंटरनल क्या चल रहा है दे डोंट नो, राइट। सो यही चीज होती है पॉलिटिक्स। नेचर क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का? सबसे पहले तो ये इनफॉर्मल है, अनऑफिशियल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स जो है वो ऑफिशियल हो ही नहीं सकता है। ये अकर होती है आउटसाइड फ्रॉम द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब कि फॉर्मल में नहीं आती, ये फॉर्मल से बाहर जाके क्रिएट होती है, राइट।
सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन होता है, यहाँ पे आपका खुद का मोटिव होता है, कंपनी का कोई मोटिव नहीं होता। एम एंड गेन दैट पर्सनल और ग्रुप एडवांटेज, खुद का, खुद के बारे में सोचना। पावर सेंट्रिक होती है ये बिकॉज क्लोजली टाइड टू एक्वायरिंग एंड यूजिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, पावर सेंट्रिक तो है ही, तभी तो आपकी पॉलिटिक्स चल रही है, जब आपकी कोई सुन रहा है तभी तो आपकी पॉलिटिक्स चल रही है, राइट। ग्रुपिज्म करके किसी एक को ना इंक्लूड करना, मैनेजर तक उसको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लाइक दिस। ठीक है, मतलब गलत यूज करना अपनी पावर को टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन इन इनवाइटेबल होता है बिकॉज ये एग्जिस्ट होती है एवरी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू डिफरिंग गोल्स एंड कंपटीशन। बेसिकली ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में देखो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स चलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब प्रमोशन चाहते हैं। ठीक है, सबको गोल अचीव करना है, सबके लाइफ में अलग अलग गोल्स हैं, दैट इज वाई एग्जिस्ट। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में करता है, कोई इक्की दुक्की कंपनी होगी जिसमें पॉलिटिक्स नहीं चलती है, वरना मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में चलती है। ठीक है, किसी किसी कंपनी में वुमेन्स कार्ड चलता है कि भाई वुमेन्स के ही प्रेफरेंस में रहते हैं। किसी किसी में क्या होता है कि यार जो मतलब एक्सपीरियंस उसको ज्यादा है, मतलब स्किल्ड नहीं है बट लेकिन उसको एक्सपीरियंस है। क्या होता है जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 9 ईयर से कोई पर्सन है जो काम कर रहा है, ठीक है, बट उसके पास स्किल्स इतनी नहीं है जितनी एक प्रेशर में है, लेकिन स्टिल प्रेफरेंस किसको मिलेगी? 9 ईयर्स वाले को मिलेगी। समझ रहे हो, ये भी काइंड ऑफ एक पॉलिटिक्स ही है। एम्बिगियस एंड हिडन होती है बिकॉज ऑफन नॉट ओपनली डिस्कस ऑपरेट्स इन ग्रे एरियाज। सो बेसिकली पॉलिटिक्स जो भी की जाती है ना वो खुलेआम तो करेंगे नहीं, होती है ये हिडन में एंड एम्बिगियस, ओपनली नहीं होती है डिस्कस कोई भी चीजें कि अरे हम ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं होता। ये चीजें होती हैं अंदर वाली। ठीक है, ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होती है, लाइक मे प्रमोट इनोवेशंस ऑल्सो बट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। तो हर कहते हैं ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। सो वही पॉलिटिक्स अच्छी भी होती है नेगेटिव भी होती है। इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग को, जैसे कि मैंने बताया कि प्रमोशन के एग्जांपल ले लो, प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो भी आउटकम्स आएंगे सभी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करेंगे। टैक्टिक टू गेन पावर इन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आप पावर ले सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में? लीडर्स एंड एम्प्लॉयज में यूज सर्टेन इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स टू गेन एंड एक्सरसाइज पावर, जैसे कि बिल्डिंग रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे पहले बिल्ड करो रिलेशनशिप अपनी टीम के साथ, नेटवर्क करो। ठीक है, फॉर्मिंग कनेक्शंस विद इन्फ्लुएंशियल पीपल, कोलिशंस करो मतलब अलाइन करो विद अदर्स टू स्ट्रेंथ इन्फ्लुएंस। ठीक है, स्ट्रेंथन द इन्फ्लुएंस। मेंटरिंग करो, गेन करो उनका सपोर्ट, विजिबिलिटी थ्रू गाइडेंस। ठीक है, मेंटर करो उनको, हेल्प करो। इसके बाद कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, मतलब कि गेन करो कंट्रोल ओवर द की डेटा, बजट, एक्सेस टू डिसीजन मेकर, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग के रूल्स है। फिल्टर करो मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन टू सेव द डिसीजन। ठीक है, ये क्या है? ये वेज है टू गेन द पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो बिल्ड अपना रिलेशनशिप अच्छा करो सभी के साथ, नेटवर्क बनाओ, उनको गाइड करो, उनकी हेल्प करो, उनके साथ थोड़ा घुलो मिलो बैठो। कंट्रोल करो रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन के, मतलब जो भी की डेटाज है, डिसीजन मेकिंग के जो भी रूल्स होते हैं उस पे आप लीड करो। ठीक है, उन पे एक्शन लो। ऐसी चीजें सोचो जो कंपनी के लिए हेल्पफुल रहे, शेप करे कंपनी के डिसीजन को। इम्प्रेशन बनाओ मैनेजमेंट में, प्रेजेंट करो वन सेल्फ स्ट्रैटेजिकली, लाइक ड्रेसिंग वेल, स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। सीख करो विजिबिलिटी इन हाई प्रोफाइल टास्क और मीटिंग्स। परsuasion और नेगोशिएशन करो, लाइक फैक्ट, इमोशन, लॉजिक का यूज करो टू इन्फ्लुएंस दी अदर्स थिंकिंग। कॉम्प्रोमाइज करो टू क्रिएट अलायंसेस। ठीक है, क्रिएट करो डिपेंडेंस, मतलब मेकिंग वन सेल्फ indispensable by acquiring critical thinking और knowledge, limiting other access to important resources और solutions। ठीक है, मतलब कि जैसे कि होता है ना डिपेंडेंसी क्रिएट कर देना कि सामने वाले को आपके पास आना ही पड़ेगा, एक काइंड ऑफ डिपेंडेंसी क्रिएट करके रख देना ऑर्गेनाइजेशन में ताकि सबको आपकी हेल्प लेनी पड़े, मतलब। ठीक है, इसके बाद यूजिंग फॉर्मल अथॉरिटी स्ट्रैटेजिकली। ठीक है, जो भी आपको फॉर्मल अथॉरिटी मिली है उसको स्ट्रैटेजिकली यूज करो, डेलीगेट करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐसे वे में ताकि आपका कंट्रोल भी रहे और लॉयल्टी भी रहे। ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हो,
यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन रोल टू वंस एडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स यूज करो जो आपके एडवांटेज में है, कर सकते हो, नहीं है तो भी कोई फाइन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट्स क्या है पावर एंड पॉलिटिक्स के? तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स क्या है कि दोनों के दोनों प्रमोट करते हैं इनिशिएटिव को एंड इनोवेशन को। नेगेटिव ये है कि एंकरेज करते हैं मैन्युपुलेशन ज्यादा बढ़ाते हैं, डिसऑनेस्टी बढ़ाते हैं, क्योंकि क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता आपको सामने वाले पे कि भाई ये अपने बेनिफिट के लिए सोच रहा है या फिर मेरे बेनिफिट के लिए सोच रहा है, ऐसे होता है, डाउट में ही रहते हैं। इनेबल करता है फास्टर डिसीजन मेकिंग, बट ये क्रिएट डिस्टर्ब एंड स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बट कैन डैमेज द रिलेशनशिप ऑल्सो। improve resource management but lead to favoritism or biasness also. So these are the positive aspects and negative aspects of power and politics both. Right. अब देखो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिटिक्स होती है ना उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। Like to minimize the negative impact of organization politics, the following strategies can be adopted. जैसे कि प्रमोट करो ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग। अगर आपने कोई डिसीजन मेकिंग लिया है तो क्यों लिया है, किस बेस पे लिया है, ये पता होना चाहिए। फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल लेवल, ओपन कम्युनिकेशन करो सबके साथ। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ और बोल रहे हो, किसी के साथ कुछ और बोल रहे हो, ऐसे नहीं। एंकरेज करो टीम वर्क को एंड कोलैबोरेशन को। सेट करो क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। प्रमोट करो एथिकल बिहेवियर थ्रू लीडरशिप। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन मैनेज दी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? लड़ाई झगड़े, मिस डिसएग्रीमेंट, यही होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट एक सिचुएशन होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टीज क्या करती हैं, इनकम्पेटेबल गोल होते हैं, मतलब उनके अलग अलग गोल होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, आइडियाज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू टेंशन, डिसएग्रीमेंट और ओपोजिशन इन थॉट, फीलिंग और एक्शन। बिकॉज देखो सामने वाले गोल अलग है, मेरा गोल अलग है, बट हम फिर भी काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, डिसएग्रीमेंट आएगा एक फेज में, ओपोजिशन आएंगे थॉट्स में, उसके थॉट्स अलग होंगे, मेरे थॉट्स अलग होंगे, उसकी फीलिंग्स अलग होगी, मेरी फीलिंग्स अलग होगी। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक प्रोसेस है जो कहाँ से शुरू होता है, जब एक पार्टी जो है perceive करती है that another party has a negatively affected or is about to negatively affect something that the first party cares about, तब आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। देखो ये कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब डिसएग्रीमेंट होती है, सामने वाला बोल रहा है कि ये चीज सही है, लेकिन आपके जो पार्टनर है उसको लग रहा है कि नहीं भाई ये गलत है, आपको सही लग रही है, उसको गलत लग रही है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। समझ में आ गया कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है? ओके। सो नेचर क्या है कॉन्फ्लिक्ट का, ये इनवाइटेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन में, सभी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़े होते ही नहीं है, डिसएग्रीमेंट होते ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कैन बी फंक्शनल, कंस्ट्रक्टिव और डिसफंक्शनल ऑल्सो, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट अच्छे भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। अराइज होते हैं फ्रॉम डिफरेंस इन परसेप्शन, वैल्यूज, गोल्स और इंटरेस्ट। कब अराइज होते हैं, जब डिफरेंस क्रिएट होते हैं, किसमें, परसेप्शंस में, वैल्यूज में, गोल्स में, इंटरेस्ट में, सामने वाले के। अगर इन चीजों में डिफरेंस आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही होगा। may occur at various levels, individual, group, organization, all levels में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, सोर्स क्या है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन क्या सोर्स है? गोल इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब जब गोल सामने वाले का आपसे नहीं मिलता। व्हेन डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव, जैसे कि सेल वांट मोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वांट लोअर कॉस्ट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, गोल का साथ नहीं मिल रहा, उस केस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सेल क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आए, प्रोडक्शन हो, लेकिन प्रोडक्शन क्या चाहता है कि लो कॉस्ट पे हो, यही चाहता है। रिसोर्सेज स्कैरसिटी जब होती है, रिसोर्सेज का कम होना, लिमिटेड बजट है, लिमिटेड मैन पावर है, फैसिलिटीज कम है, जिसकी वजह से क्या है, कॉम्पिटिशन एंड टेंशन क्रिएट होता है, वहां पे होती है आपकी लड़ाइयाँ। कम्युनिकेशन गैप आ जाना, जब आपका मिस कम्युनिकेशन होता है या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है या फिर डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तब होता है क्रिएट। रोल एम्बिगिटी, जब जॉब रोल्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते और ओवरलैपिंग होते हैं, एम्प्लॉय में फील थ्रेटेंड। ठीक है,
जब किसी का रोल डिफाइंड नहीं होता ना कि उसको एक्चुअली में करना क्या है, तो उस केस में भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं। डिफरेंसेस इन वैल्यूज और बिलीफ, जब सामने वाले का कल्चर अलग है और मेरा कल्चर अलग है, लेकिन हमने उसके बारे में कुछ कमेंट कर दिया, हो गया कॉन्फ्लिक्ट। पर्सनालिटी क्लैशेस होती हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लाइक restructuring, merger और technological changes often leads to resistance and conflict। पावर एंड स्टेटस में डिफरेंस होना उसकी वजह से भी होता है। कंपटीशन फॉर पावर, प्रमोशन या रिकग्निशन। कितने टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं? एक होता है इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट विद इन एन इंडिविजुअल। जब आपका कॉन्फ्लिक्ट किससे होता है? इंडिविजुअल लेवल पे होता है। जैसे कि फीलिंग टॉर्न बिटवीन टू जॉब्स और रोल्स और डिसीजन, मतलब दो चीजें होती हैं, या तो इंडिविजुअल होगा या तो कोई भी फीलिंग या फिर कोई भी इमोशन होगा, दो चीजों के बीच में आप कंफ्यूज रहोगे, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंटरपर्सनल में क्या होता है? वो इंट्रापर्सनल था, यह है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल में बेसिकली बिटवीन टू इंडिविजुअल, यूजुअली ड्यू टू डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी, ओपिनियन। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कोवर्कर, तो ये बिटवीन टू इंडिविजुअल्स होता है। यहाँ पे क्या था? कॉन्फ्लिक्ट विद इन एन इंडिविजुअल, सॉरी। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? यहाँ पे आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी ना वो खुद से थी। कॉन्फ्लिक्ट विद इन एन इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि मैं हूँ, सिंगल पर्सन हूँ, मैंने क्या सोचा कि भाई मेरे को सैडनेस की फीलिंग आ रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, टॉन फील कर रही हूँ। ठीक है, क्यों फील कर रही हूँ? क्योंकि मेरे पास दो डिसीजन है, या तो मैं ऐसे कर लूँ या तो मैं ऐसे कर लूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, दोनों ही बेकार है। कंफ्यूज बिटवीन टू पाथ्स टू चूज अ टू पाथ। दो जॉब है, दोनों में सबके अपने प्लस पॉइंट है, अपने नेगेटिव पॉइंट है, इसके भी अपने प्लस पॉइंट है, इसके नेगेटिव पॉइंट है, अपने आप में ही कंफ्यूज। इंट्रापर्सनल में आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जब टू इंडिविजुअल के बीच में होता है, जब आपके डिफरेंसेस इन थॉट्स, पर्सनालिटी, ओपिनियंस आते हैं तभी अराइज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कोवर्कर्स। इंट्रा ग्रुप, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? ये अकर होता है विद इन द ग्रुप और टीम, जैसे कि डिस्प्यूट्स होना ओवर टास्क डिवीजन या फिर लीडरशिप में। इंटर इंट्रा ग्रुप, इंटर ग्रुप में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट टीम्स और डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे टीम और डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना। यहाँ पे ग्रुप के बीच में था, यहाँ पे टीम के बीच में। ये थोड़ा ब्रॉड लेवल पे है, इंट्रा वाला शॉर्ट छोटे लेवल पे है। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? जब आपके लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिसमें डिफरेंट लेवल और सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो जाते हैं, वो होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। क्या स्टेजेस हैं कॉन्फ्लिक्ट के, या फिर कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस कह लो? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स 5 स्टेज मॉडल। ठीक है, रॉबिन्स के 5 स्टेज मॉडल थे। क्या है? लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? अंडरलाइन कंडीशंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट लाइक scarce resource, incompatible goals but no parties are aware yet। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपकी कंडीशंस के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है, गोल्स मिल नहीं रहे हैं, इनकम्पैटिबल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट नो पार्टीज आर अवेयर ऑफ इट। वहां उस केस में क्या होगा? डिस्प्यूट्स होंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस किसी पार्टी को अवेयर नहीं है। perceived conflict, one or more parties perceive that a problem or tension exists even if not openly acknowledged। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हुआ कि समझ में आ रहा है? लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ कि कोई कंडीशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अंडरलाइंग है बट लेकिन कोई अवेयर नहीं है। प्रिसीव कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? किसी एक को समझ में आ गया, वन और मोर पार्टीज प्रिसीव की प्रॉब्लम है, टेंशन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ओपनली उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। इसके बाद थर्ड लेवल पे क्या होता है? फेल्ट होती है वो कॉन्फ्लिक्ट कि द इमोशनल इन्वॉल्वमेंट फेज लाइक स्ट्रेस, टेंशन, हॉस्टिलिटी और एंजाइटी इमर्ज, जब आपकी ये चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं उस सिचुएशन में। इसके बाद आपका मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक कॉन्फ्लिक्ट बिकम विजिबल, जब आपका कॉन्फ्लिक्ट विजिबल हो जाता है, ओपन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सेबेटिक होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, पैसिव एग्रेशन होता है, बिहेवियर होता है। इसके बाद आपका कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ होती है, रिजल्ट लाइक या तो वो रिजॉल्व होगा या तो उसको छोड़ दिया जाएगा उसी वे में जैसे वो है, लीडिंग टू फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या होगा? फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, दैट इज द प्रोसेस। सबसे पहले कोई सिचुएशन अराइज होगी,
नोटिस में आई नहीं, समझ लो इग्नोर मारा, या तो इसके बाद वो सामने वाले को समझ में आ रही है कि ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके बाद वो चीज दिखनी शुरू होगी। दिखनी शुरू होने के बाद फिर हम उसको, क्या होगा, थोड़ा मेंटल प्रेशर मिलेगा यहाँ से, जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो तो फिर वो ओपन आर्ग्यूमेंट, स्ट्राइक्स, इन सब चीजों में कन्वर्ट होगी। इसके बाद फिर आप उसको रिजॉल्व करोगे, या तो वो चीजें और बढ़ जाएंगी या तो छोड़ दोगे। ऐसे ही होता है, यही प्रोसेस है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या फिर रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज। क्या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो, क्या अप्रोचेज है, ये देख लेते हैं एज पर दी थॉमस स्किलमन कॉन्फ्लिक्ट मोड। सबसे पहले अप्रोच है कि अवॉइड करो, इग्नोर करो या फिर पोस्टपोन करो अपने कॉन्फ्लिक्ट को। यूजफुल फॉर ट्रिवल इश्यूज व्हेन इमोशंस आर हाई। जब इमोशंस सबके बहुत ज्यादा होते हैं ना, तब लगता है कि अच्छा क्या करना लड़के। एकोमोडेटिंग मतलब पुटिंग दी अदर इंटरेस्ट फर्स्ट, मतलब सामने वाले का जो भी इंटरेस्ट होता है उसको पहले रखना। जब आपका इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अदर पर्सन, व्हेन द इशू इज मोर इंपॉर्टेंट टू दी अदर पर्सन, तब उस केस में आप अकोमोडेटिंग कर सकते हो कि सामने वाले का इंटरेस्ट पहले रख लो। कॉम्पिटी कॉम्पीटिंग कंपीटिंग, इसमें क्या कर सकते हैं कि asserting one's व्यू पॉइंट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, मतलब कि सामने वाले का जो भी पॉइंट है वो थोड़ा समझो। when a quick firm decision is needed, उस केस में हम दोनों तरफ की चीजें सुनते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग कर लेना, लाइक ईच पार्टी गिव्स अप समथिंग टू रीच अ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि दोनों जो पार्टी है वो क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन पे रीच करेंगे व्हेन बोथ साइड्स होल्ड इक्वल पावर। ठीक है, कोलैबोरेटिंग करना मतलब विन विन अप्रोच होती है यहाँ पे, म्यूचुअल बेनिफिट्स में हम डिसाइड कर लेते हैं बेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज। समझ में आ गया। कोलैबोरेट कर लेना, हाथ मिला लेना आपस में, 50-50 में एग्री हो जाना, विन विन सिचुएशन होती है वो। कॉम्प्रोमाइजिंग में कि भाई कॉम्प्रो कर लेते हैं बिकॉज दोनों ही जो पार्टी है वो पावरफुल है उस सिचुएशन। अदर टेक्निक्स टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, अदर टेक्निक्स क्या है, ओपन कम्युनिकेशन करो, एंकरेज करो ट्रांसपेरेंसी को एंड फीडबैक कल्चर बनाओ, क्लैरिफाई करो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी जिससे ओवरलैप प्रिवेंट होंगे एंड कंफ्यूजन प्रिवेंट होगी। एक्टिव लिसनिंग करो एंड एम्पैथी करो, अंडरस्टैंड करो कि सामने वाली पार्टी का व्यू पॉइंट क्या है। थर्ड पार्टी मीडिएशन मतलब न्यूट्रल मीडिएटर कैन हेल्प द रिजोल्व डिस्प्यूट्स। तभी होता है ना, दो पर्सन के बीच में लड़ाई होती है, एक तीसरा मीडिएटर आता है टू रिजोल्व दैट इशू, वही चीज थर्ड पार्टी मीडिएशन भी हेल्प करता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखो, लाइक टीच करो इंटरपर्सनल स्किल्स को, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व होते हैं, स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाता है, ये चीज करो। वेलबींग एट वर्क, क्या होता है वेलबींग एट वर्क रेफर्स टू दी ओवरऑल फिजिकल इमोशनल मेंटल एंड सोशल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज इन वर्क एनवायरमेंट। इट रिफ्लेक्ट हाउ सेफ सेटिस्फाइड वैल्यूड एंड एंगेज इंडिविजुअल फील एट देयर प्लेस वर्क प्लेस। ठीक है, तो मतलब कि काम करते समय एक एम्प्लॉय की वेलबींग होना, यही चीज है फिजिकल इमोशनल मेंटल सोशल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज इन अ वर्क एनवायरमेंट, यही चीज हमारी वेलबींग एट वर्क होती है, नथिंग एल्स। ये क्या अगर रिफ्लेक्ट करती है कि सेफ है, सेटिस्फाइड है, वैल्यूड है पीपल कि नहीं अपने वर्क प्लेस के अंदर। जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम WHO कहते हैं, ये डिफाइन करता है कि वेलबींग एट वर्क क्या है, एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग है एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, तो WHO यही डिफाइन करता है कि वेलबींग एट वर्क वही होता है जहाँ पे एक जो एम्प्लॉय है वो फील सेफ करे, सेटिस्फाइड फील करे, ठीक है, उसको अच्छा लगे। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे वेलबींग के, इनहेंस करता है प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, हेल्दी एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज जो होंगे वो ज्यादा फोकस्ड होंगे एंड प्रोडक्टिव होंगे। इम्प्रूव करते हैं एम्प्लॉयज एंड एंगेजमेंट को। वर्कर्स हु फील केयर फॉर आर मोर मोटिवेटेड। ठीक है, जो एम्प्लॉयज जो हैं वो ज्यादा केयर करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा कमिटेड रहेंगे अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस करता है एब्सेंटीज एंड टर्नओवर को, जितना अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा ना तो देखो एब्सेंटीज भी कम होंगे, आपके काम भी ज्यादा होंगे एंड टर्नओवर, आपकी कंपनी कोई छोड़ के नहीं जाएगा। लोअर स्ट्रेस रिलेटेड
लीव एंड रेजिग्नेशन, बूस्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को, अट्रैक्ट करेंगे टैलेंट को, इंप्रूव एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, एंकरेज करेंगे क्रिएटिविटी को एंड इनोवेशन को, मेंटली हेल्थ एम्प्लॉयज थिंक्स बेटर एंड सॉल्व प्रॉब्लम एफिशिएंसी। जब देखो सामने वाले की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना, तो आपके काम में ना बहुत अच्छे से ध्यान लगा के बहुत एफिशिएंटली काम करेगा वो, राइट। इम्प्रूव करेगा टीम वर्क को एंड रिलेशनशिप को। इमोशनली जब बंदा स्टेबल होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं, कोलैबोरेशन अच्छे होते हैं, काम अच्छे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तभी वेलबींग एट वर्क बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। एवरी कंपनी टेक्स मेडिकल टेस्ट बिफोर ज्वाइनिंग अ पर्सन, ठीक है। मेडिकल टेस्ट जो है वो हर एक कंपनी में इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो वही चीज है कि अब ये जो मेडिकल टेस्ट लेके कंपनी लेती है, फिर उस मेडिकल को मेंटेन करना भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक पर्सन की जब वो हायर करते हैं ना, तो उसकी मेडिकल लेवल पे सारी चीजों का खर्चा कंपनी उठाती है, राइट। करती है नहीं करती, उसको अच्छा एनवायरनमेंट में कोई भी तरह का स्ट्रेस ना हो, कुछ भी तरीके से ना हो, तो सारे की बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड होते हैं। एम्प्लॉय इमोशंस इन दी वर्क प्लेस, एम्प्लॉय की इमोशंस वर्क प्लेस के अंदर डेफिनेशन क्या है। एम्प्लॉय इमोशन जो है अफेक्टिव स्टेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे पीपल थिंक करेंगे, बिहेव करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे वर्क अपने काम में। टाइप्स ऑफ इमोशंस क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव इमोशन होंगे या तो नेगेटिव इमोशन होंगे। पॉजिटिव में जैसे कि जॉय हो गया, एंथुसियाज्म हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, प्राइड हो गया। नेगेटिव में जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। इम्पैक्ट ऑफ इमोशन में देखोगे तो एक पॉजिटिव इमोशन का इम्पैक्ट करेगा और एक नेगेटिव इमोशन का इम्पैक्ट करेगा। पॉजिटिव में बेसिकली आपका मोरल बूस्ट होगा एंड कॉपरेशन इंक्रीज होगा। यहाँ पे इनहेंस होगी आपकी क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क अच्छा होगा। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग होगी एंड यहाँ पे प्रमोट रेजिलेंस होगा पॉजिटिव की केस में, ठीक है। नेगेटिव की केस में क्या होगा, आपका मोटिवेशन गिरेगा एंड जॉब सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपके बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एरर होंगे, गलतियां होंगी, पुअर जजमेंट होगी एंड बर्नआउट्स होंगे। इंक्रीज होगी एब्सेंटीज को एंड टर्नओवर इंक्रीज होंगे। इसके बाद है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? सो इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज, इन्फ्लुएंस वंस ओन इमोशन, दोज ऑफ अदर्स, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही होता है, एबिलिटी होती है जिसमें हम सामने वाले की इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है, फील कर पाते हैं कि उसकी जगह पे अगर हम होंगे तो कैसा फील करेंगे। किसने इंट्रोड्यूस किया था? डैनियल गोल्डमैन ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसने आइडेंटिफाई करे थे कि 5 की कंपोनेंट्स हैं ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या क्या थे? सबसे पहले था सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब कि अंडरस्टैंड करना कि वंस ओन इमोशन, स्ट्रेंथ एंड लिमिट्स, ठीक है। इमोशंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, लिमिट क्या होंगी, अपने ही बारे में, अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना कि हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, ये सब। इसके बाद सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोल करना इम्पल्सिव फीलिंग्स एंड बिहेवियर में। जब आप ओवर एंग्री हो जाते हो, ओवर बहुत ज्यादा फीलिंग्स शो करते हो, तो ये सेल्फ रेगुलेशंस करना। मोटिवेशन होना, लाइक बीइंग ड्रिवन टू अचीव फॉर रीजन बियॉन्ड मनी और स्टेटस। एम्पैथी मतलब अंडरस्टैंड करना सामने वाले की इमोशंस को एंड ट्रीट करोगे उनको अकॉर्डिंगली। सोशल स्किल्स, मैनेज करोगे रिलेशनशिप को एंड इंस्पायर करोगे अदर्स एंड इंड्यूस करोगे चेंज। इम्पैक्ट क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस की इन दी वर्क प्लेस? कि बेटर लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग हो पाती है, इम्प्रूव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो पाते हैं, टीम मैनेज कर पाते हो अच्छे से, ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, बिकॉज सामने वाले के इमोशंस को आप समझते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप अडेप्ट कर लेते हो चेंज को। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं आपके सभी के साथ, हायर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन रहती है। इंपॉर्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है ईआई एट वर्क? बिकॉज इसकी वजह से आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी आपस में, टीम वर्क अच्छा होगा, कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट को आप मैनेज कर पाओगे, प्रमोट कर पाओगे एक हेल्दी, एक इमोशनल क्लाइमेट इन योर कंपनी, रिड्यूस इमोशनल आउटबर्स्ट एंड स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है, इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होगे एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। वर्क स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली वर्क स्ट्रेस क्या होता है? फिजिकल इमोशनल रिस्पॉन्स दैट अकर व्हेन द डिमांड्स ऑफ जॉब एक्सीड्स एन इंडिविजुअल कैपेसिटी रिसोर्स टू कोप। जब आपके कैपेसिटी से ज्यादा आपको काम दे दिया जाता है ना, तो उस केस में आपको एक वर्क स्ट्रेस आ जाता है कि भाई मेरा तो बहुत सारा काम है,
यही चीज कह रहे हैं कि फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स आपका जब अकर होता है, जब आपकी डिमांड ज्यादा हो जाती है जॉब की आपकी कैपेसिटी से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्कप्लेस stress is the response people may have when presented with work demands and pressure that are not matched to their knowledge and ability, which challenge their ability to cope। ठीक है। जैसे कि आपको बोल दिया गया है कि आपको सैप में कुछ नहीं, पावर बीआई के थ्रू आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, पर आपको पावर बीआई आता ही नहीं है। अब सामने वाले ने बोल दिया कि पावर बीआई आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट कंसिडर यू। तो एक काइंड ऑफ स्ट्रेस आ गया आपके पास, क्योंकि ये आपकी तो जॉब में था ही नहीं, आपको पता ही नहीं था। अब इसको करने के लिए आपको पावर बीआई भी सीखना पड़ेगा, तो एक काइंड ऑफ स्ट्रेस आ गया। आपकी जॉब जो डिमांड कर रही है वो आपकी एबिलिटी से एक्सीड हो गई है। इट इज कॉमन फिनोमिना इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू फास्ट पेस्ड वर्क एनवायरनमेंट, हाई एक्सपेक्टेशन एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। सो बेसिकली ये कॉमन फिनोमिना बढ़ता जा रहा है सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज अभी देखोगे तो बहुत ज्यादा शिफ्ट आया है एआई के अंदर। अब जो लोग एआई नहीं सीख रहे हैं ना, दे आर गोइंग टू वेरी बैक, बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। तो कॉमन फिनोमिना है, सभी को टेंस्ड हो गया, बिकॉज बहुत सारी कंपनी जो है वो ले ऑफ प्रोवाइड कर रही है। राइट। ले ऑफ प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से वी आर फेसिंग दी प्रॉब्लम। तो दैट इज वाई ऐसी जॉब करो जो जिससे एआई रिप्लेस ना कर सके। कस्टमर केयर हो गया, ये सारी जॉब इन फ्यूचर नहीं रहेंगी, जो दिख रहा है एआई के अकॉर्डिंग। कॉजेज ऑफ वर्क स्ट्रेस, क्या कॉजेज हैं? जॉब रिलेटेड स्ट्रेस होती है, जैसे कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होना, रोल एम्बिगिटी होना, मतलब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी समझ ही नहीं आ रहे हो, कभी कुछ काम कर रहे हो कभी कुछ काम कर रहे हो। रोल कॉन्फ्लिक्ट होना, लाइक कॉन्ट्राडेक्टरी जॉब डिमांड्स, कभी कुछ बोल देते हैं करने को, कभी कुछ बोल देते हैं करने को। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब मिनिमल कंट्रोल है आपका टास्क में, डिसीजंस में। मोनोटोनी होना, मतलब रिपीटेटिव एंड बोरिंग टास्क आपको मिलता है, रोज सेम सेम काम करने पड़ते हैं। पुअर वर्किंग कंडीशंस है, बहुत ज्यादा नॉइज होती है, सेफ्टी इशू है, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट्स है, जो काम करना है उसके लिए रिसोर्सेज ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस होता है, लाइक पुअर लीडरशिप एंड सुपरविजन, अच्छे से गाइडेंस ना मिलना, अच्छे लीडर ना मिलना। ऑर्गेनाइजेशन के चेंज होना, रिस्ट्रक्चर करते रहते हैं बार बार, पॉलिसीज को मर्ज करते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते रहते हैं। अनफेयर परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन करना, आप चाहे जितनी मेहनत कर रहे हो लेकिन क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। लैक रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, आप इतनी मेहनत करते हो बट आपको कोई भी रिकग्नाइज नहीं करता है, कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं देता है। ऑफिस की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कैसे प्रमोशंस मिल रहे हैं, कैसे हाइक मिल रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है। इंटरपर्सनल स्ट्रेस में क्या होता है, जब आपकी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं विद द कोवर्कर एंड सुपरविजर। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट होना, बुली करना, किसी को हरास करना, टीम डिसफंक्शन होना। पर्सनल स्ट्रेस में क्या आते हैं, आपकी वर्क लाइफ इम्बैलेंस नहीं हो रही, जो वर्क है पर्सनल लाइफ है बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो पा रहा। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जैसे कि परफेक्शनिज्म, हाई नीड फॉर अचीवमेंट। सिम्टम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वर्क स्ट्रेस के? फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, जब आपके हेडेक बहुत ज्यादा होता है, फिटिक्स होते हैं, मसल टेंशन होती है, इंसोमिया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, बीपी। ये फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जब आपको वर्क स्ट्रेस हो रहा होता है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, इरिटेबल हो जाते हो, रेस्टलेसनेस हो जाते हो, थकान सी रहती है। डिक्रीज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपका अच्छा नहीं रह पाता, मोटिवेशन नहीं मिल पाती किसी भी काम में। ये आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है कि आपका वर्क स्ट्रेस जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। बिहेवियर सिम्टम्स आते हैं, लाइक एब्सेंट होना, माइंड का टायर्डनेस होनी एक। ठीक है। परफॉर्मेंस डिक्रीज होती जाए आपकी डे बाय डे। सब्सटेंसेस अब्यूज होना, विड्रॉल फ्रॉम टीम एक्टिविटीज, आपको टीम से मतलब बाहर निकाल देना, काइंड ऑफ बिहेवियर सिम्टम्स होते हैं ये। ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट, मतलब लो एम्प्लॉय मोरल, जब आपका मोरल बहुत ज्यादा लो हो जाता है। हाई टर्नओवर और एब्सेंटी। ठीक है। एब्सेंटीज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टर्नओवर्स हो रहे हैं, तो उसको इसमें भी नेगेटिव आपका माइंड आ जाता है। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना। इंक्रीज्ड हेल्थ इंश्योरेंस एंड लीगल कॉस्ट, दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट। ठीक है। वर्क स्ट्रेस मॉडल्स क्या है? वर्क स्ट्रेस मॉडल्स, पर्सन एनवायरमेंट फिट मॉडल। स्ट्रेस अराइजेस व्हेन द पीपल when there is a mismatch between the employee skills, values, expectation and the job demand or environment। स्ट्रेस कब अराइज होता है? जब आपका मिसमैच होता है आपकी जॉब के अंदर
और आपकी स्किल सेट के अंदर। ठीक है। जॉब डिमांड कंट्रोल मॉडल क्या होता है? हाई डिमांड प्लस लो कंट्रोल, हाई स्ट्रेस रहेगा। हाई डिमांड प्लस हाई कंट्रोल, पॉजिटिव चैलेंजेस आएंगे। राइट। मैनेजमेंट ऑफ वर्क स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हो? इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेटजीज है हमारी कि टाइम मैनेज करके चलो, प्रायोरिटाइज करो टास्क, जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करो। डेलीगेट करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। अपने जो भी रियलिस्टिक गोल्स है उसको अलाइन करो एज पर दी कंपनी गोल। रिलैक्सेशन टेक्निक करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, डीप ब्रीदिंग करो, माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करो। हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट करो, एडिकेट स्लीप, अच्छी स्लीप लो। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में आप क्या कर सकते हो? चेंज करो अपनी नेगेटिव थॉट पैटर्न को, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्मेशन पढ़ो। डेवलप करो इमोशनल इंटेलिजेंस को, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन बढ़ाओ। एम्पैथी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाओ। सीकिंग सोशल सपोर्ट, टॉक, बात करो फ्रेंड से, फैमिली से, मेंटर से, ज्वाइन करो पीर सपोर्ट ग्रुप्स में। ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रेटेजीज में क्या कर सकते हो आप? लीडरशिप, जो आपके लीडर्स है उनका सपोर्ट करो। मैनेजर शुड शो एम्पैथी, प्रोवाइड सपोर्ट। मैनेजर को हमेशा एम्पैथी रखनी चाहिए एंड सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी टीम को। ओपन डोर पॉलिसीज होना चाहिए, इंकरेज कम्युनिकेशन। जॉब रीडिजाइन होनी चाहिए, एनरिच करो जॉब को विद वैरायटी एंड ऑटोनॉमी। मैच करो अपनी टास्क को विद द स्किल्स। वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएट करो। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, रिमोट वर्क ऑप्शंस होने चाहिए, पेड टाइम ऑफ पॉलिसीज होनी चाहिए। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स, जिसको EAPS भी कहते हैं, काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स होने चाहिए। वेलनेस प्रोग्राम्स एंड हेल्थ स्क्रीनिंग्स होनी चाहिए। पेयर अप्रेजल एंड रिकग्निशन सिस्टम होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज हो रही है। रेगुलर फीडबैक दो सामने वाले को, रिवॉर्ड्स दो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करो, टाइम मैनेज करो, कोपिंग करो, स्किल्स ट्रेनिंग, बिल्ड करो टीम कोलैबोरेशन को एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व को। रोल ऑफ HR एंड मैनेजर क्या होता है? रोल ऑफ HR एंड मैनेजर का इन दी स्ट्रेस मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई करो कि कहाँ स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है थ्रू सर्वे एंड फीडबैक। प्रमोट करो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। क्रिएट करो एक साइकोलॉजिकल सेफ वर्क कल्चर। एंकरेज करो ब्रेक्स, डाउन टाइम्स को। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? HR एंड मैनेजर्स की, तो उनको ज्यादा भी लोड नहीं देना है। So this is all about the unit number 4 of organization behavior semester 3 under the BMS. So thank you dear students for watching my video. If you like it, please subscribe to my channel. Again, if you wanted to purchase my notes, you can contact me through my Telegram channel. I will provide you the process as per it. Till that, bye bye, take care.